दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी चीज की है जिसे सुनकर आपको अपनी दोस्ती, अपनी यकीन, अपनी हर चीज पे दोबारा सोचना पड़ेगा। क्या हो अगर आपको पता चले कि एक इंसान जिंदा तो है पर फिर भी नहीं है? और क्या आप अपने दोस्त के लिए इतनी दूर तक जा सकते हैं? किस एक्सटेंट तक आप अपनी दोस्ती के लिए जा सकते हैं, लड़ सकते हैं? आज की कहानी उसी टॉपिक पे है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं ये कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदा और आज जो कहानी आपको सुनने वाले हैं वो कहानी है एक दोस्ती की, अंधविश्वास की और एक ऐसे राज की जिसे सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएं। ये कहानी है राम और श्याम की। ये कहानी एक ऐसे दोस्त की जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत से भी बदतर जिंदगी से बाहर निकाला। इंडिया में दो दोस्त थे, राम और श्याम। बचपन से दोनों साथ में ही रहे थे, साथ में स्कूल, साथ में कॉलेज, साथ में जॉब प्रिपरेशन, साथ में खेलना। बिल्कुल समझ लीजिए जैसे कहते हैं ना लंगोटिया यार, उस टाइप के थे। साथ में आसपास ही पड़ोस में रहते थे। हर चीज जॉब प्रिपरेशन तक सबको साथ में किया था। मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड और बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एकदम सगे भाइयों के जैसे। तो जब बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, जॉब का टाइम आया तो शाम को अफ्रीका से जॉब के लिए लेटर आता है। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उसको बहुत था कि नहीं वहां जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, अच्छे से रहूंगा, लैविश लाइफस्टाइल होगी। इधर राम को जब सुनने में आता है कि शाम अफ्रीका जाने का सोच रहा है तो राम उसको बहुत समझाता है कि यार हम लोग तो हमेशा साथ में रहे, साथ में हर चीज पढ़ाई की है, यहाँ पे जॉब ढूंढ लेना, यहाँ पे हम लोग साथ में मिलकर कुछ कर लेते हैं, वहां मत जा। बहुत इतनी दूर जाके तू क्या करेगा? तू जानता है मैं तेरे साथ हमेशा रहा हूँ, मैं कैसे रहूंगा ऐसे अकेले? मत जा मेरे दोस्त, इतनी दूर मत जा, मैं कैसे रहूंगा अकेले। शाम उसको बहुत समझाता है, कहता देख वहां जाऊंगा तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, फिर कुछ टाइम बाद अगर सब कुछ मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगा इंडिया, लेकिन अभी मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाना है, मुझे वहां जॉब करनी है, अपनी लक ट्राई करनी है एटलीस्ट। यार अभी मुझे जाने दे, अच्छी लाइफस्टाइल बनाने दे, अपनी लक एक बार ट्राई करने दे मेरे दोस्त, प्लीज। राम सुनता है जब शाम इतना ज्यादा खुश है उस जॉब को करने के लिए, तो राम कहता ठीक है, अगर तेरी मर्जी तो चला जा, लेकिन अगर तुझे कुछ भी प्रॉब्लम लगती है वहां पे तो परेशान मत होना, तो इंडिया वापस आ जाना, साथ में मिलकर कुछ कर लेंगे। श्याम कहता है ओके डन। अच्छा ठीक है, बट मेरे दोस्त कुछ भी प्रॉब्लम हो वहां, तू यहाँ वापस आ जाना, हम कुछ और बिजनेस कर लेंगे यहाँ साथ में। ओके डन मेरे भाई। खैर अफ्रीका चला जाता है श्याम। वहां जाकर हाँ, राम ने एक चीज और बोली होती है कि जब तुम वहां जाना तो वहां का फोन नंबर जो तू लेगा या फिर तेरी ईमेल आईडी अगर चेंज करे या कुछ हो तो मुझे प्लीज मुझे भेज देना, ताकि हम लोग टच में रहें। तो श्याम ऐसे ही करता है, वहां जाके जो फोन नंबर लेता है, नया नंबर लेता है, वो ईमेल कर देता है, अपना ईमेल आईडी वो सेम रखता है, वो राम को ईमेल कर देता है। फिर ये लोग धीरे धीरे, शायद उस वक्त व्हाट्सएप नहीं हुआ करते होंगे, तो ये लोग ईमेल पे बात किया करते थे। तो ये लोग ईमेल पे बात करना 5-6 महीने ऐसे ही नॉर्मल रहा। फिर 6 महीने के बाद ये राम को भी जॉब मिल गई इंडिया में, तो वो भी अपने काम में बिजी हो गया। तो धीरे धीरे करके इन लोग की बातें कम होने लगी। फिर शाम का कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ नहीं आता था। तो राम को लगा कि यार शाम वहां जाके मुझे भूल गया, अब शायद अपने काम में बिजी हो गया, शायद वहां पर उसके नए दोस्त बन गए होंगे, अब शायद उसे मेरी याद नहीं आती। वो बहुत दुखी था कि शाम मुझे तो भूल गया एकदम, मुझे बात ही नहीं करता। तो इसलिए इसने भी इसको शाम को मैसेज नहीं किया। खैर कुछ टाइम बाद श्याम के फादर राम को मिले। 1.5 साल, शायद 1-1.5 साल हो गया था इस बात को। वो राम को मिले तो राम ने पूछा कि श्याम कैसा है, आप लोग से बात होती है, अब क्या कर रहा है आजकल? वो वहीं पे जॉब कर रहा है या फिर उसने कंपनी में से दूसरी कंपनी में चला गया? अंकल शाम कैसा है, बहुत दिन से बात नहीं हो पाई है उससे, उसकी कोई न्यूज बताइए, लगता है भूल गया अपने दोस्त को। राम की बात सुनकर श्याम के फादर बहुत शॉक्ड हुए। उन्होंने कहा बेटा हमें तो ये लगता था कि वो हमसे नाराज हो गया, हमसे बात नहीं करा, लेकिन तुम उसके इतने अच्छे दोस्त हो, तुमसे तो जरूर बात करता होगा, क्या उसने तुम्हें भी कभी कांटेक्ट नहीं किया? हमें तो 1 साल होने को आ रहा है, शुरुआत के 6 महीने बाद जब वो गया था तभी उसने हमसे बात की थी, उसके बाद से उसके सारे मेल, सारे कॉल, सब कुछ आना बंद हो गया, कोई खत भी नहीं लिखता वो। बेटा मुझे तो लगता है मैंने अपना बेटा साउथ अफ्रीका भेजकर खो दिया है, कुछ करो बेटा, मेरे बेटे से मेरी बात करवा दो एक बार किसी तरह से। तो राम ये सुन के बड़ा शॉक्ड हुआ कि शाम ने अपने पेरेंट्स तक को कांटेक्ट नहीं किया। अब उसको लगा कि जरूर कुछ प्रॉब्लम है,
कोई ना कोई ऐसी बात है कि श्याम एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता था वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो तो उसने तो अपने पेरेंट्स को भी कांटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। श्याम ऐसा नहीं था, मैंने उसको गलत समझा, श्याम ऐसा कर ही नहीं सकता। अंकल आप परेशान मत होइए, वो मेरा भाई है और मैं अपने भाई के लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। मैं पता लगा कर ही रहूंगा। तो राम सोचता है कि क्या करूं, ऐसा क्या करूं वो श्याम वापस आ जाए। श्याम का जो कंपनी का जो एड्रेस था, राम उसको लेता है, अफ्रीका का टिकट कराता है, वीजा लेता है एंड वो चला जाता है अफ्रीका। राम 1 महीने के लिए अफ्रीका जाता है, बहुत ढूंढता है, उस कंपनी में जाता है जहाँ वो रहता था, वो सब कुछ जगह पे जाता है, वहां जहाँ वो रहता था ना वहां पे जाता है, वो लैंडलॉर्ड से बात करता है। लैंडलॉर्ड कहता है वो यहाँ रहते थे लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते, उनका सामान भी यहाँ रखा हुआ है, लेकिन 1 साल हो गया उन्होंने ना रेंट दिया है ना अपना सामान लेने आए हैं, वो हम लोग को दिखे ही नहीं, वो गायब है, पता नहीं हमें कहाँ गए। अब ये आप सोचिए, आप किसी दूसरे कंट्री में गए हो अपने किसी अपने को ढूंढने, और वहां पे जब आपको ऐसा पता चले कि वो इंसान वहां रहता ही नहीं है, वो वहां 1 साल हो गया वहां पे है, आया ही नहीं है, तो क्या आप पे बीतेगी। राम ने बहुत ढूंढा उसको, आसपास उसकी फोटो लेके लोगों को दिखाता था, पुलिस में कंप्लेन किया, पुलिस में बोला, पुलिस ने भी बहुत सर्च किया, उन्होंने मर्चरी में पता किया, कोई एक्सीडेंटल डेथ के बारे में 1.5 साल में कुछ पता नहीं चला, कुछ भी उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन उस एरिया से या कहीं पे भी इस टाइप का इंडियन बंदे की कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। राम बहुत परेशान हुआ, उसने आसपास की सिटीज में जाके भी देखा, पूछा, पता किया, लेकिन अब वो इतना परेशान हो गया था, उस पर से 1 महीना पूरा होने को, ये सब में पूरा 1 महीना होने को आ रहा था, उसको अब इंडिया वापस भी आना था, बहुत परेशान था वो। तो उसके बाद संभालिए इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो होटल करे या फिर जिस जहाँ पे एयरपोर्ट था जिससे उसको इंडिया का फ्लाइट लेनी थी, वो भी जिस सिटी में श्याम रहता था उससे काफी दूर थी वो, तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो टिकट करा के वहां जाए, मतलब कोई बस का टिकट ले या ट्रेन का टिकट ले या जो भी करे वहां जाए। तो उसने एक लिफ्ट ली एक ट्रक ड्राइवर से कि मुझे वहां तक आप, अगर आप जा रहे हो तो मुझे ड्रॉप कर दोगे। ट्रक ड्राइवर ने कहा हाँ ठीक है, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। तो और वहां पे शायद 5-6 दिन का सफर था, वो 5-6 दिन पहले निकला एयरपोर्ट की जो सिटी थी वहां जाने के लिए। तो एक दिन बीता, दूसरे दिन ट्रक में ये लोग थे, दूसरे दिन उसने एक पास में ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ ढाबे होते हैं ना, वहाँ पे भी कोई ढाबे जैसी जगह पे उसने गाड़ी रोकी खाना खाने के लिए। तो ये और ट्रक ड्राइवर खाना खा, जो भी खा रहा हो, उसने ऑर्डर दिया हो, खा रहे होंगे। तो उसी ढाबे के पास एक कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, एक बिल्डिंग बन रही थी। तो होता नहीं ऐसे हम लोग कोई चीज देख रहे हो सोच रहे हो, ऐसे ही राम के साथ हुआ। वो उस कंस्ट्रक्शन साइट को देख रहा था और सोचता जा रहा था कि अचानक उसकी नजर ना एक वर्कर पे, एक लेबर पे पड़ी, एक लेबर था उस पे पड़ी। दूर से काफी डिस्टेंस था तो उसने देखा, उसको अपने दोस्त जैसा लगा, लेकिन वो इतना अपने दोस्त को सर्च कर रहा था ना कि उसको लगा कि हर जगह उसको वही दिखाई दे रहा है। और यहाँ कैसे, वो आदमी बहुत मटमैले हालत में था, उसको लगा नहीं एक जैसे 2 लोग होते हैं या कई लोग होते हैं दुनिया में एक जैसे, थोड़ा बहुत रिजेंबल करते हैं, तो ये मेरा दोस्त यहाँ थोड़ी ना होगा। खैर उसने चीज को अवॉइड किया, वो अपना खाना ही खाता रहा। खैर खाना के बाद, फिनिश करने के बाद, जो हाथ धोने की जगह थी ना वो कंस्ट्रक्शन साइट के थोड़ा पास में थी, काफी ढाबे से थोड़ा सा दूर थी। तो वो हाथ धोने जब वहां गया तो फिर से उसको वही लेबर दिखाई दिया और इस बार उसने ध्यान से देखा, वो उसका दोस्त ही था, वो श्याम ही था। बहुत मटमैली हालत में वो गारा उठा रहा था, काम कर रहा था। राम ने उसको आवाज दी, श्याम श्याम, लेकिन श्याम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो ऐसा लगा था उसकी आवाज उसने सुनी ही नहीं। राम को उसने पूरी तरीके से अवॉइड किया, वो अपना जो काम कर रहा था वो करता रहा। तो राम ने जो वहां पे फेंसेस थी उसको पार करके फिर वो गया कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसने कहा मैं तुम्हें इतनी तेज आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें मुझे अवॉइड करना है, ठीक है, मैं इतनी दूर से आया हूँ तुम्हारे लिए, इंडिया से, तुम्हारे लिए सब परेशान, तुम्हारे घर वाले परेशान, मैं परेशान, तुमने किसी को कांटेक्ट नहीं किया 6 महीने से, 1 साल से, तुमने बस पहले के 6 महीने हम लोग से बात की थी, उसके बाद तुम यहाँ पे हो, ये तुम काम क्यों कर रहे हो अपनी जॉब छोड़ के? मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ और तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, क्या हो गया तुमको श्याम? राम ने इतना कुछ बोला, श्याम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, वो जैसे वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा हो। राम ने उसको झिझोड़ दिया पूरी तरीके से। तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं? पागल समझ रखा है मुझे क्या? लेकिन तब भी श्याम ने बिल्कुल भी
रिस्पॉन्स नहीं दिया। राम को समझ में नहीं आता हुआ क्या है। फिर श्याम अपना काम करता रहा, वो गारा उठा रहा है, सामान रख, जो भी कर रहा था, वो बोरियां उठा रहा था, वो करता गया। फिर राम ने देखा श्याम का जो हेड था, है ना, जो वो सारे सबको इंस्ट्रक्ट कर रहा था, राम उनके पास गया और राम ने पूरा इंसिडेंट उनको बताया कि देखिए ये मेरा दोस्त है, ये इतने दिन से मिसिंग है, ये यहाँ आके काम कर रहा है, इसके घर वाले परेशान हो रहे, उसने पूरा XYZ सब कुछ बताया। प्लीज हेल्प मी सर, माय ब्रदर इज नॉट लिसनिंग टू मी, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम। लेकिन उसके हेड ने उल्टा राम को चिल्लाना शुरू कर दिया, राम के ऊपर चिल्लाया कि तुम हमारे वर्कर्स को यहाँ पे आके वर्गला रहे हो, भड़का रहे हो, और मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, तुम यहाँ से निकलो, काम के टाइम पे यहाँ पे आके तुम हम लोग का टाइम वेस्ट करो, चलो निकलो यहाँ से। You are disturbing my work and my workers. I will call the police and send you to jail. Go back to your India. राम अब ऑब्वियसली दूसरी कंट्री में था, वो वहां से उस वक्त हट गया। देखो जो ढाबा था ना, उसके पास में एक मोटेल था, उसने सोचा यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ 2-3 दिन गुजारना पड़ेगा, भले ही मेरी फ्लाइट छूट जाए, लेकिन अब मैंने शाम को यहाँ देख लिया है, अब मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा। उसने वहां पे किसी भी तरीके से करके छोटा मोटा कमरा लिया, किसी भी तरीके से, बेचारे पास पैसे भी नहीं थे लेकिन कुछ किया उसने। खैर वहां पे उसने कमरा लिया और वहां पे एक वेटर था, उसने उससे पूछा कि ये क्या है, कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट किस चीज की है। और यहाँ पे बहुत ध्यान से राम ने पहले तो सब सारे लेबरर्स को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि सारे लेबरर्स रात तक बस समझ लो जैसे एक मशीन की तरीके से काम कर रहे हैं। वो सामान उठाते थे, रखते थे, बनाते थे, बिल्डिंग सब कुछ करते थे। और फिर जब उनका जो हेड था ना, उसने जब बोला रात का काफी लेट नाइट, उसने बोला कि अब बस खत्म करो, अब रुक जाओ तुम लोग। Up to our work. Line up. Sit down. तो ये लोग बिना कुछ किए बस सामान रखा और जाके एक जगह पे बैठ गए, ना हिल रहे हैं, ना कुछ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ दर्द होता है, इंसान लेटता है बैठता है, सब एक जगह से एक ही जगह पे एक ही तरीके से बैठे हुए, जितने भी लेबरर्स थे वहां पे सब। यहाँ पे राम को थोड़ा शक हुआ कि ऐसा क्या, ये लोग बिल्कुल मशीन्स की तरीके, ज़ॉम्बीज की तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। खैर जब उन लोग का शाम लोग का जो हेड था, जब वो सोने चला गया, तब यहाँ का जो इनका वेटर था, जिस होटल में राम रुका हुआ था, उसने उससे बात की कि ये क्या माजरा है, क्या है ये। तो फिर उस वेटर ने बोला कि ये बंदा ना इन पे वूडू करता है, इन लोगों पे वूडू करके यहाँ लाया जाता है। तो इसने कहा वूडू क्या होता है, उसने कहा एक तरीके का ये अफ्रीका में मैजिक है जिसमें लोगों को अपने वश में कर लिया जाता है, और वूडू मैजिक बहुत डेंजरस होता है, इससे बच के रहो। ये इस मैजिक से इंसान मर भी सकता है और बिल्कुल ज़ॉम्बी के तरीके से बिहेव करता है इंसान। उसने कहा यार कुछ भी हो, मुझे अपने दोस्त को बचाना है, कुछ भी करके, और तुम मेरा इसमें साथ दो। तो बेटा कहता है भाई मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें ये बता दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे बॉस को अगर पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगा कि मैंने तुम्हें ये बात बताई, और यहाँ अफ्रीका में ये चीज वेरी नॉर्मल है, एंड प्लीज तुम मुझे तो इस चीज से बख्श दो। तो लेकिन राम सोचता है मुझे अपने दोस्त को किसी तरीके से बाहर लेके जाना ही है, यहाँ से मुझे इंडिया लेके जाना है। तो कहता है इस बेटा से कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम जो कहोगे, मैं जितना पैसा कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे मेरे दोस्त को यहाँ से आजाद कराना। प्लीज हेल्प मी सेव माय ब्रदर, I will give you so much money, I'll make you rich. Please help. Okay, sir. I will try my best. खैर काफी टाइम मना करने के बाद वो वेटर खैर मान जाता है। अब ये लोग ना, वो जो हेड था शाम का, उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं, वो कब खाता है, कब पीता है, कब सोता है। तो ये लोग ने देखा उसके हिसाब से एक दिन पूरा ऐसे ही बीत गया। नेक्स्ट डे जब वो सोने चला गया, ये लोग काम कर रहे थे, राम और उस वेटर ने शाम को पकड़ा, क्योंकि शाम कुछ बोल ही नहीं रहा था, कुछ नहीं, उसको जबरदस्ती खींच के लेके आए। एक गाड़ी का इंतजाम वेटर ने पहले करके रखा हुआ था, ये लोग बैठाया और हाईवे की तरफ चल दिए। अब इधर से राम ने बोला था कि मुझे कुछ ऐसे इंसान का भी नाम बताओ जो वुडू उतारता हो। वेटर ने ये काम करके भी रखा हुआ था। तो लोग हाईवे की तरफ चले गए, तो वहां पे एक छोटी सी हट थी, बहुत दूर पे एक जंगल की तरफ जाते हुए बीच में वहां पे एक उनको लाइट दिखाई दी। ये लोग वहां पे गए, रात हो गई थी, वहां पे गए तो एक अंदर एक आदमी मिला। तो राम ने उसको बताया कि ये मेरा दोस्त है, इसके ऊपर वुडू किया गया, प्लीज आप इसके ऊपर से वुडू उतार दो।
उस इंसान ने शाम को बहुत ध्यान से देखा, उसने कहा मुझे मालूम है इसके ऊपर वुडू किया, मैंने ही किया था। I've made him like this kid. I am very good at my work. तो राम कहता लेकिन आपने ऐसा क्यों किया था, आपने क्यों मेरे दोस्त को इस चीज में फंसाया? उसने कहा भाई जाहिर सी बात है पैसे के लिए, मुझे पैसा मिला था, मैंने ये काम किया। तो राम कहता है आपको मैं उससे ज्यादा पैसा दूंगा, इसको वुडू को मेरे दोस्त के ऊपर से उतार दो। Sir, make him normal again. Please. I will give you as much money as you want. तो वो आदमी कहता है वो जो बाबा था, मैं बाबा ही बोलूंगी, वहां पे जो भी बाबा था अफ्रीकन, उसने बोला ये इतना आसान नहीं है, इसकी जान भी जा सकती है। उसने कहा आप कुछ भी करो, प्लीज आप मेरी जान ले लो, मैं अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त को सही कर दो। उसने कहा नहीं आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन पैसा मुझे चाहिए। तो उसने कहा, राम ने बोला आप जितना पैसा कहोगे मैं आप लोग को दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त को सही सलामत मुझे इंडिया लेके जाना है, इसमें भले ही मेरी जान क्यों ना चला जाए। 3 दिन तक नहीं, अच्छा यहाँ पे बता दो 3 दिन तक नहीं, जो बाबा था उसने कहा था इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में। अब यहाँ पे क्या था, उसकी फ्लाइट का भी 5 दिन, मैंने आप लोग को बताया था 5 दिन बाद उसकी फ्लाइट थी। तो राम ने कहा ठीक है मैं 3 दिन तक वेट करूंगा, आप मेरे दोस्त को ठीक करो। इधर राम ने रीशेड्यूल करी अपनी फ्लाइट, घर पे सबको बताया, पैसा जो भी मंगाया होगा, जो भी किया होगा, क्रेडिट कार्ड से किया पेमेंट, उस जमाने में थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसने रीशेड्यूल करी अपनी फ्लाइट और एक टिकट और शाम का भी बनवाया। उसके घर गया, वो उसका सामान सब वहाँ से लिया, उसका पासपोर्ट जो भी था सब लिया और टिकट उसका भी कराया। तो अपना और शाम दोनों का टिकट उसने सोच लिया था कि अब मुझे शाम को यहाँ से लेके जाना है। 3 दिन बाद धीरे धीरे करके, पहले दिन दूसरे दिन बाद ही थोड़ा शाम थोड़ा कॉन्शियस में होने लगा था, और फिर उसके बाद तीसरे दिन वो नॉर्मल, थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ। तो वो राम को पहचाना पहली बार। जब उसने पहली बार राम का नाम लिया, राम बहुत खुश हुआ, शाम को गले से लगा लिया। मेरे भाई तू अब ठीक है ना? मुझे शुरू से बताओ आखिर हुआ क्या था? तो उसने बोला कि यार मैं तो अपने नॉर्मल जॉब कर रहा था कि एक दिन अचानक मुझे एक इंसान मिला और उसने मुझे कुछ खिलाया, और वो खाने के बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मतलब वो बिल्कुल समझ लीजिए ज़ॉम्बी जैसा बन गया था। राम ने बोला मिट्टी डाल सब चीज़ पे, चल हम लोग इंडिया वापस चलते, तेरे घर वाले तुझे बहुत बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे, तुझे याद कर रहे। राम और शाम पहली फ्लाइट से इंडिया वापस आते हैं। राम ने बोला कि देख श्याम, मैंने तुझसे कहा था पैसे के पीछे मत भाग, हम यहीं पे इंडिया में ही कुछ काम शुरू करते हैं। श्याम ने बहुत शुक्रिया अदा किया अपने दोस्त का, कि ऐसे भी दोस्त होते हैं दुनिया में जो 7 समंदर पार जाके अपने दोस्त को मौत के मुंह से वापस लेके आया। मौत से भी बदतर जिंदगी थी वो जो श्याम जी रहा था, उससे वापस लेके आया। उस काले जादू से उसने उसको बाहर निकलवाया, अपनी जान की परवाह ना करते वक्त। ऐसे भी सच्चे दोस्त इस दुनिया में हैं। श्याम ने राम का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा किया। दोनों साथ में मिलकर धीरे धीरे करके फिर से इन्होंने साथ में, राम ने अपनी जॉब ज्वाइन की और शाम ने अपनी, राम ने बोला कि तुम ऐसा करो मेरी कंपनी में CV डालो, जल्द से जल्द तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी, तुम तो इतने क्वालिफाइड हो। खैर वहां पे या कहीं और पे भी शाम को भी इंडिया में जॉब मिल गई, वो अपनी लाइफ में फिर से सेटल हुआ, उसकी शादी हुई, अब वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। तो ये कहानी हमें सबक देती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। कहीं भी जाइए, अगर आपको जॉब करना भी, ये नहीं है कि आप अब्रॉड जाके जॉब ना करिए, लेकिन पहले पूरी तहकीकात करिए और किसी पे भी अंधविश्वास मत करिए। अपने काम से काम रखिए, किसी से जरूरत से ज्यादा फ्री होने की, जरूरत से ज्यादा किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाजत मत दीजिए। तो ये कहानी मुझे भेजी थी वीरा जी ने, ये उनकी तीसरी कहानी थी। आई होप आपको ये कहानी मुझे पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिए, और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें हमारी ईमेल आईडी पे भेजिए। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप खौफनामा बाय अदा नाम से हमारा इंस्टा अकाउंट है, उस पर भी अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। मैं अदा आपको सुनाई थी खौफनामा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, शब्बा खैर।